मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, ये वीडियो होने वाला आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, उससे संबंधित पश्चिम राजनीतिक विचारक, उससे संबंधित एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो होने वाला है, जिसमें आप कंप्लीट रिवाइजन करोगे अपना यूनिट फर्स्ट का, यूनिट सेकंड का, यूनिट थर्ड का और यूनिट फोर का। चारों यूनिट आपको इसी वीडियो में रिवाइज हो जाएंगे। साथ के साथ आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और दूसरे वीडियो देखना चाहते हैं सेम टॉपिक से संबंधित, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर पढ़ लेना। साथ के साथ आपको क्या करना है, अगर आप जो राजस्थान जीके की या दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट का जो लिंक दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप और कोई चीज़ भी खरीदना चाहते हो तो अमेजोन पे सबसे फ्लिपकार्ट पे आपको सबसे सस्ते प्राइस में क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, यहाँ से जाकर खरीद लेना आप। तो चलो एंजॉय करो पूरा वीडियो। आपको पूरा यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर, चारों रिवाइज हो जाने वाले इसी वीडियो में, तो इसको वीडियो को पूरा देखना हमने। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से है चाहे लघुतरात्मक रूप से है, इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से कर लोगे। साथ के साथ अन्य प्रश्नों के भी उत्तर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा, वहाँ से जाकर जरूर से देख लेना। तो परिचय की बात करें अपन, प्लेटो है, उसको यूनान का क्या था, वो जैसे भारत है वैसे उस समय का क्या यूनान देश होता था, वहाँ का महान दार्शनिक था। मतलब जैसे अपने यहाँ पर शंकराचार्य हुए वैसे वो क्या था, दार्शनिक था, जो जीवन के ऊपर क्या बताता था कि भाई अपने जन्म क्यों हुआ, हमारी उत्पत्ति क्यों। तो इसमें मतलब अपने जो दार्शनिक विचारों को रखता था। किसका शिष्य था, उसका सुकरात के शिष्य था। मतलब सुकरात है, उसको उसके गुरु थे। तो प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात थे, और अरस्तु के गुरु थे। तो अरस्तु प्लेटो को गुरु बनाया। उन्होंने उनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, द रिपब्लिक, गणराज्य में एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की। तो द रिपब्लिक नामक उनके द्वारा एक किताब लिखी गई, जिसमें उन्होंने एक आदर्श राज्य क्या होता है उसकी क्या अवधारणा रखी, कि एक आदर्श राज्य के अंदर क्या क्या मुख्य बातें होती है उसके बारे में बताया। प्लेटो का उद्देश्य क्या था, एक ऐसे राज्य का निर्माण करना था जहां पर क्या हो, न्याय, सद्गुण, समानता और नैतिकता का पूर्ण पालन हो। मतलब एक ऐसा राज्य के निर्माण की उन्होंने बात की जहां पर क्या क्या हो, न्याय मिले, हर व्यक्ति को क्या मिल जाए, हर व्यक्ति है वो उसको सारे संपूर्ण रूप से न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय नहीं हो। सद्गुण हो, सद्गुण मतलब सभी लोग क्या एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें, एक दूसरे के अंदर अच्छे विचार रहें। समानता रहे, अमीर गरीब हो गया, शिक्षा की दृष्टि से हो गया, हर व्यक्ति क्या समानता के आधार पर रहे। और नैतिकता का पूर्ण पालन हो, मतलब हर व्यक्ति है वो नियम कायदों को माने, सामाजिक जो नियम हो गए चाहे कानून के नियम हो गए, सभी कानूनों को माने। तो ये प्लेटो के बारे में जो सामान्य परिचय है, जिसमें उसके द्वारा द रिपब्लिक नामक किताब लिखी गई, जिसमें एक आदर्श राज्य की विवेचना की थी उन्होंने। अब प्लूटो ने जो आदर्श राज्य की क्या क्या विशेषताएं बताई थी, तो राज्य के जो प्लूटो, उसने राज्य को 3 भागों में बांटा। किस किस आधार पर बांटा उन्होंने, तीन गुणों पे, ज्ञान के आधार पर, साहस के आधार पर और इच्छा के आधार पर। अब बताऊंगा, ज्ञान के आधार पर उन्होंने शासक को बताया, जो शासक होता है, जो रूल होता है, जो राज्य पर आपके शासक करेगा, सबसे बड़ा राजा होगा, उसको किस आधार पर बांटा, ज्ञान के आधार पर बांटा। फिर जो व्यक्ति समाज में शासिक लोग होंगे, वो क्या होते हैं, वो सैनिक के रूप में कार्य करते हैं, उस जो आपके राज्य होगी उसकी रक्षा करने का कार्य करते हैं। अगला, जिन व्यक्तियों की इच्छा होती है कोई ना कोई अलग अलग कार्य करने की, जैसे कोई शिक्षक बनेगा जो बच्चों को पढ़ाएगा, कोई आपके सामने डॉक्टर बनता है जो चिकित्सा में अच्छा होता है, कोई कारपेंटर बनता है जिसको कला में, कोई कलाकार बनता है। तो जिसकी जैसी इच्छा होगी उस हिसाब से एक उत्पादक वर्ग का निर्माण होता है। तो समाज में 3 प्रकार के लोगों की अवधारणा बताई उसने, ज्ञान, साहस और इच्छा के आधार पर। शासक कौन होता है, शासक को क्या बताया, समाज का सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति, मतलब जो वर्ग है, जो आप सारे लोग उसमें से सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति हो गया, उसी को क्या बनाना चाहिए, शासक बनाना चाहिए। क्या कर सके और उसका क्या कार्य होता है, वो कर्तव्यपूर्ण, मतलब अपना जो कार्य है उसको निभाते हुए न्यायपूर्ण शासन करे। मतलब ये जो समाज हो गया वहाँ पर सभी लोगों को समानता के साथ क्या करे, न्याय को प्रदान करे। ऐसे नहीं कि आप दूसरों, जो समाज के दूसरे लोग हैं उनके लिए तो क्या नियम कायदे लग रहे हैं, लेकिन बात खुद पर आए तो क्या सारे नियम कायदे फेल हो गए। ऐसा नहीं, बल्कि समाज के अंदर सारे नियम कायदे खुद पर भी लागू होंगे और समाज पर भी लागू होंगे। अगले वर्ग की बात करूं, सैनिक वर्ग की,
तो सैनिक वर्ग होता है उसका क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है जो राज्य होता है उसकी सुरक्षा करने का। तो सैनिक वर्ग आपको पता है क्या करता है, जो लोग राज्य की सुरक्षा करते हैं उनका क्या कार्य होता है, वो सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और उनका कार्य होता है आदेशों का पालन, जो शासक हो गया उसके द्वारा जो आदेश दिए गए उनका पालन करना उनका कार्य होता है। अगला वर्ग कौन होता है, उत्पादक। यह वर्ग कृषि, व्यापार व अन्य कार्य करते हैं। तो समाज में एक ऐसा वर्ग हो गया जिसकी जो इच्छा हो गई वो कार्य करने लगा। जैसे कोई किसान हो गया जिसको कृषि करने की इच्छा हुई, कारीगरी जिसको जो कला के अंदर या इन सब चीज़ों में अच्छा था वो कारीगर बन गया, और जो व्यापार वगैरह में अच्छा था वो व्यापारी बन गया। तो जो इच्छा के हिसाब से लोग बनते चले गए, वर्ग उत्पन्न होता चला गया, उसको क्या बोला गया, उत्पादक वर्ग के रूप में जाना है अपने प्लेटो के द्वारा। दार्शनिक राजा। अच्छा, राजा का भी इसने एक प्रकार बताया कि भाई ये जो लोग हैं इसका भी इन्होंने अलग अलग रूप से बांटा है। तो इसमें पहला टाइप क्या बताया, दार्शनिक राजा। तो फिलोसफर राजा कौन सा होता है, प्लूटो के अनुसार केवल वही व्यक्ति राजा का नेतृत्व कर सकता है जो ज्ञान और नैतिकता में श्रेष्ठ हो। तो इन्होंने राजा किसको बताया, मतलब यो राजा वो ही व्यक्ति ने बताया जो व्यक्ति किसमें हो, जो ज्ञान का, जो राज्य का नेतृत्व कर सके। तो राजा कौन होगा वर्ग में से, जिसके पास ज्ञान हो, बुद्धिमत्ता भी हो और नैतिकता भी हो, मतलब सभी लोगों के पास न्याय कर सके, सभी लोगों को समान रख सके, अपने जीवन को संयमता से और अनुशासन से रख सके, वही व्यक्ति राजा बन सकता है। क्योंकि ज्ञान तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन नैतिकता, न्याय और ये सब चीज़ें, अनुशासन हर किसी व्यक्ति के पास नहीं होता है। इन्होंने क्या कहा, अनटिल फिलोसफर बिकम द किंग और किंग बिकम ट्रू फिलोसफर। तो इन्होंने क्या कहा, एक फिलोसफर जो एक दार्शनिक होता है वो क्या राजा होता है, और एक सही राजा क्या होता है, एक अच्छा दार्शनिक होता है। देयर विल बी नो जस्टिस इन द स्टेट। अगले वाला क्या है, संपत्ति और परिवार का सामूहिक जीवन। तो इन्होंने क्या बताया, शासक और सैनिकों के लिए सामूहिक जीवन की परिकल्पना की गई। मतलब इन्होंने क्या बताया, जो आप प्लूटो है, इन्होंने बताया कि जो शासक होता है, राजा होता है और सैनिक होते हैं, इनका निजी जीवन बिल्कुल भी नहीं होता है। समझ में आ गया। इन्होंने क्या बताया, इनका जो निजी जीवन है वो अपने सामाजिक हितों को ऊपर रखकर जो आपका समाज है उसकी समाज सेवा करना इनका हक होता है। साथ के साथ जन कल्याण, जो जनता है उसकी सेवा करना उनका कार्य होता है। तो इनको अपने निजी हितों को त्याग कर समाज की सेवा करना इनका ही कर्तव्य होता है। अगली बात क्या कि इन्होंने आदर्श राज्य में स्त्री व पुरुष में समानता। तो इनके आदर्श राज्य में जो प्लूटो है, प्लूटो ने अपने युग में पहली किसकी बात की गई थी, स्त्री और जो स्त्रियों और महिलाओं की और पुरुषों को समान रूप से समाज में भागीदारी मिले और शिक्षा देने की अधिकार की बात की गई थी। तो प्लूटो है वो उस समय से फेमिनिज्म के सपोर्टर थे, उस समय से महिलाओं को क्या शासन करने की में भागीदारी देने की और शिक्षा में भागीदारी देने की इन्होंने बात की थी। अगले वाले पर बात कौन, शिक्षा प्रणाली। शिक्षा को जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया माना। तो प्लूटो ने क्या माना कि जीवन में व्यक्ति सिर्फ स्कूली शिक्षा या कॉलेज के अंदर उस समय नहीं हुआ करती थी, उसमें पाठशाला या जो हम लोगों से ग्रहण करते हैं वो शिक्षा सिर्फ मात्र किताबों से जो अपने ग्रहण किया लोगों ने बताई वही शिक्षा नहीं होती है। शिक्षा क्या होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली। आप जिस दिन आपने जन्म लिया और पहली बार आपने हाथ को इधर से उधर किया, फिर आपने अपने माता पिता का नाम बोलना सीखा, फिर आपने चलना सीखा, फिर आप थोड़े बड़े हुए, आपने समाज के बारे में सीखा, स्कूल में गए, आज आप सामाजिक कर्तव्यों को निभाओगे, घर परिवार होगा। आप जीवन में आपका जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, इंसान और समझदार होता चला जाता है और शिक्षित होता चला जाता है। तो इन्होंने भी शिक्षा को कैसा माना, शिक्षा को एक जीवन पर्यंत, मतलब जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता चला जाता और उसके अंदर बुद्धिमत्ता आती चली जाती है। केवल शिक्षा के माध्यम से ही इस व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार वर्ग का चयन करता है। और उन्होंने क्या बताया, इंसान जिस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता है वैसे उसके दोस्त होते हैं, वैसे वे कार्य करता है, वैसे ही उस समाज का निर्माण करता है। तो शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण मान है प्लेटो के द्वारा। तो ये तो था प्लेटो के द्वारा जो आपके एक आदर्श राज्य थी उसकी विवेचना की गई थी। इसमें क्या बताया गया था, इसमें इन्होंने 3 वर्गों को बताया था, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग, जिसमें एक राजा को एक दार्शनिक होना चाहिए जो नैतिक कर्तव्य को मानने वाला होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपके सामने राजा शासक है और जो आपके सामने सैनिक है, इनको अपने निजी जीवन का त्याग करके अपने जो समाज के जो हित होते हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है। स्त्री पुरुष की समानता की बात करी, शिक्षा प्रणाली पर इन्होंने बात की। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट है जो आपको अगर आदर्श राज्य से संबंधित प्लूटो का प्रश्न आ जाए तो आपको लिख के आने।
अब बात करेंगे कि इन्होंने प्लूटो के द्वारा न्याय की भूमिका को क्या बताया। प्लूटो के अनुसार जस्टिस क्या है? हर व्यक्ति अपना कार्य करे और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। सीधी बात इन्होंने यही कही है कि आप अपना कार्य करो, सामने वाला अपना कार्य करे, एक दूसरे के कार्य में आप किसी को हस्तक्षेप नहीं करो, दूसरे के कार्य में किसी को परेशान नहीं करो। यही क्या बताया गया है प्लूटो के द्वारा, को क्या बताया गया? इसी को न्याय बताया गया। सीधी स्पष्ट भाषा में इन्होंने न्याय की एक सिंपल परिभाषा दी है, क्योंकि उस समय कम लोग होते थे। समझ में आ गया? आज के समय में इतना जो क्राइम देखते हो आप, इतना क्राइम नहीं होता था। वहाँ पे कौन सा साइबर क्राइम होता था? उस समय नहीं होता था। तो इस समय सीधी स्पष्ट भाषा, इतना ही उस समय के अनुसार एक न्याय की परिभाषा बन सकती थी। न्याय प्लूटो के आदर्श राज्य का मूल आधार है। तो प्लूटो ने माना है कि अगर आप समाज में एक आदर्श राज्य, एक अच्छा राज्य का निर्माण करना चाहते हो तो न्याय का उस राज्य में होना बहुत ज़रूरी है। कोई समाज में कोई राज्य है, अगर वहाँ पर न्याय होगा तभी क्या होगा? वहाँ पर आपका एक आदर्श राज्य का निर्माण होगा। समझ में आ गया आपको? तो एक आदर्श राज्य के अंदर प्लूटो के अनुसार न्याय का होना बहुत जरूरी है, सबसे प्रथम कार्य है। अगले वाला, 3 वर्ग अपने अपने कर्तव्य को पालन करते और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें। तो इन्होंने क्या बताया? जो आपने तीनों वर्ग बताए थे, शासक हो गया, उत्पादक हो गया, और तीसरा जो वर्ग आपके सामने देखने को मिलता है सैनिक। तीनों के तीनों वर्ग अपना अपना कर्तव्य करें, एक दूसरे की बात माने, अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। जैसे शासक है, शासक क्या करे? सैनिकों को अपना बात कहे कि भैया आपको क्या करना है, आपको रक्षा करनी है प्रजा की, वो अपनी प्रजा की रक्षा करें। उत्पादक वर्ग, उस पर शासक क्या करे? उनको बताए भाई आप अपना अच्छे से कार्य करें। अब उत्पादक वर्ग को कोई समस्या हो रही है, सैनिकों को कोई समस्या हो रही है, वो शासक को बताएं, शासक अपना कार्य करके उनकी समस्याओं का निवारण करे। तो अगर इस तरीके से अगर समाज चलता रहेगा, अगर एक दूसरे के सभी लोग क्या कर्तव्य का पालन करेंगे और एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि जो शासक की बातें सैनिक नहीं मान रहा है, सैनिक की बातें उत्पादक वर्ग नहीं मान रहा है, उत्पादक वर्ग की बातें शासक नहीं मान रहा है। अगर कुछ ऐसा होगा तो समाज में क्या हो जाएगा? असंतुलन देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? जैसे कि अकाल हो गया, अकाल की समस्या आ गई। अब अकाल के समय में आपको पता है लोग क्या नहीं दे सकते हैं, लोग कर नहीं दे सकते हैं। तो अगर शासक जो उत्पादक वर्ग, उन्होंने कहा कि हमारे पास अच्छा उत्पादन नहीं हुआ है किसानों के द्वारा, तो आप क्या कर दीजिए? इस साल का कर माफ कर दीजिए। अगर राजा ने बात मान ली गई, क्योंकि एक वास्तविक घटना है, तो क्या होगा? शासन में संतुलन बना रहेगा। लेकिन राजा तो कह देगा कि भाई मैं तो नहीं मानूंगा, आपको तो कर देना होगा। तो इससे क्या हो? जनता परेशान हो जाएगी और शासक के विरुद्ध विद्रोह देखने को मिल सकता है। एक छोटे से उदाहरण से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। प्लूटो ने न्याय को आत्मा के 4 प्रमुख गुण साहस, संयम और न्याय में सर्वोच्च माना है। तो प्लूटो ने सिर्फ न्याय को क्या नहीं माना है? सिर्फ न्याय को एक राज्य तक सीमित नहीं किया है, इन्होंने व्यक्तिगत अनुशासन को भी बताया। मतलब हर व्यक्ति को अपने साथ भी न्याय करना चाहिए, अपने जीवन में भी न्याय को उतारना चाहिए। इसमें इन्होंने क्या बताया है? गुण के आत्मा, व्यक्ति के खुद के क्या 4 न्याय होते हैं। पहला गुण, आपके अंदर अच्छे गुण होने चाहिए, आपका अच्छा आचरण होना चाहिए, आपका समाज में रहने का तरीका अच्छा होना चाहिए, खान पान से लेकर हर चीज़, आपके जो व्यक्तिगत विचार होते हैं वो अच्छे होने चाहिए। साहस, हर व्यक्ति है साहसी भी होना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन में आने वाले संघर्षों से उसको संघर्ष करना चाहिए। साथ के साथ जीवन में कोई भी घटना है उसे विचलित नहीं होना चाहिए, तो व्यक्ति को साहसी भी होना चाहिए। अगले वाला पॉइंट, संयमी मतलब कोई भी व्यक्ति के समय में जीवन में विकट परिस्थितियां भी आ सकती हैं, तो उसको संयम भी रखना पड़ता है। समझ में आ गया? तुरंत जीवन में चीज़ें नहीं मिलती हैं। काफ़ी बार आप किसी चीज़ की तैयारी करो, जल्दी से आपको चीज़ें नहीं मिले, तो संयम रखना होता है। एक ना एक दिन ऐसा आता है जब आपको जो सोच रखते हो उससे भी बेहतर चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उस चीज़ को प्राप्त रहने तक आपको क्या रखना पड़ता है? जीवन में संयम रखना पड़ता है। अगला पॉइंट क्या बताया? न्याय को भी बहुत इंपॉर्टेंट माना है। तो इन सब चीजों को इन्होंने आत्मा के 4 प्रमुख गुणों के रूप में माना था। अगले वाला पॉइंट है, इन्होंने न्याय को राज्य की आत्मा, सोल ऑफ द स्टेट कहा। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो न्याय है वो राज्य की, कोई भी राज्य होता ना, उसकी आत्मा होती है। समझ में आ गया आपको? न्याय क्या होती है? कोई भी राज्य की आत्मा के रूप में इन्होंने माना है। मतलब अगर कोई भी राज्य है उसमें न्याय होगा। जैसे आप समझो कोई भी एक राज्य है उसमें क्या होने लगा? चोर डकैती क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। एक दूसरा राज्य है वहाँ पर क्राइम तो होता है लेकिन तुरंत ही किसी भी व्यक्ति को क्या दे दी जाती है? सज़ा दे दी जाती है। और
किसी भी प्रकार का क्या क्राइम बहुत कम हो गया। तो कौन सा राज्य अच्छे से चलेगा? दूसरे वाला। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों के साथ न्याय हो रहा है। पहले वाले राज्य में क्राइम बढ़ गया क्योंकि न्याय नहीं हो रहा लोगों के पास, राजा खुद व्यस्त है आपके भोगविलासिता में, गलत कार्यों में, तो क्या होगा? वहाँ का राज्य अच्छे से नहीं चलेगा। तो यही है, कोई भी राज्य है उसकी आत्मा बताया है प्लेटो के द्वारा, किसको? न्याय को। और कोई भी जीवन हो, कोई भी राज्य हो, उसमें अगर न्याय अच्छे से होगा तो राज्य अच्छे से चलेगा। प्लूटो का आदर्श राज्य तर्क नैतिकता और शिक्षा पे आधारित है। तो प्लूटो ने जो आदर्श राज्य का तर्क दिया, ये किस पे आधारित है? ये नैतिकता पर आधारित है और शिक्षा पर आधारित है। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी एक आइडियल स्टेट होता है, कोई भी आदर्श राज्य होता है, उसमें प्रथम क्या चीज़ होती है? प्रथम चीज़ होती है कि उस राज्य के लोग हैं वो नैतिक हो। नैतिक मतलब नियम कायदों को अच्छे से माने, सामाजिकता को अच्छे से माने, और तो क्या होगा? वो राज्य आदर्श राज्य के रूप में होगा। उन्होंने एक ऐसे राज्य की कल्पना की जहाँ पर वर्ग आधारित कर्तव्य पालन हो। मतलब इन्होंने क्या माना कि एक ऐसा राज्य का निर्माण करना चाहिए जहाँ पर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य को पालन करते हुए, तो इनके अनुसार आदर्श राज्य वही है जहाँ पर क्या लोग एक दूसरे का कर्तव्य का पालन करते हैं, मतलब अपना अपना कार्य सभी लोग करते हैं, अपने अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, के माध्यम से न्याय की स्थापना हो, और साथ के साथ अपने कर्तव्य के साथ क्या हो? सभी लोगों को न्याय मिल सके, सभी लोगों को उचित, अगर कोई गलत हो रहा है तो उनको न्याय मिले। उनकी राजनीतिक विचारधारा आज भी लोकतंत्र, शिक्षा और न्याय के सिद्धांतों पर प्रासंगिक बनी हुई है। तो आज के समय में अगर आप देखें तो कोई भी राज्य है, कोई भी देश है, अगर वहाँ पर न्याय अच्छा है, लोग खुशहाली से जीवन जी रहे हैं, समृद्ध जीवन जी रहे हैं, शिक्षित हैं, तो वो कैसा होगा? वो लोकतंत्र अच्छे से चलेगा, वो राज्य अच्छे से चलेगा। समझ में आ गया आपको? तो इनके द्वारा जो शिक्षा और न्याय का सिद्धांत दिया गया था आदर्श राज्य पर, वह चरितार्थ होता है, एकदम सही तरीके से लागू होता है। तो ये था आपका जो प्रश्न मैंने करवाया, कौन से वाला? आदर्श राज्य की जो आइडियल स्टेट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद। साथ के साथ प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर अन्य वीडियो के भी लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप अन्य वीडियो भी देख सकते हो। तो देखो, आपको पता, आपने इससे पहले अरस्तु के बारे में पढ़ा होगा, प्लेटो के बारे में पढ़ा होगा, अन्य राजनीतिक चिंतक के बारे में भी पढ़ा होगा, लेकिन इन्हें आधुनिक राजनीति का जनक क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने वैसी बातें की जैसे कि आज की राजनीति आपको देखने को मिलती है। पहले के समय जो अरस्तु थे, इनसे पहले अरस्तु है, प्लेटो है, जो प्रमुख नाम रहे जिन्होंने राजनीति के बारे में बात करी, उनकी क्या खास बात थी? उन्होंने क्या बताया? उन्होंने राजनीति और धर्म को एक जगह करके बताया, नैतिकता और राजनीति को एक जगह बताया। इन्होंने पहली बार कहा कि नैतिकता गई भाड़ में, आपको क्या करना? आपको अपना राज बनाए रखना है। समझ में आ गया? जैसे आज के राजनेताओं की जो फिलोसफी होती है ना कि राज रहना चाहिए चाहे कैसे भी रहे, तो वही बात सबसे पहले कौन करता है? मैकियावेली इस बारे में बताता है। काफ़ी लोग इसके आलोचक भी होते हैं, काफ़ी लोग इसके प्रशंसक भी होते हैं। तो इसी के बारे में अपन देखते हैं क्या है इनकी पूरी की पूरी विचारधारा, जिसके कारण इन्हें आधुनिक राजनीति का जनक के रूप में जाना गया। तो निकोलो मैकियावेली को 16वीं शताब्दी का एक महान राजनीतिक लेखक और विचारक थे। तो ये 16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ। इनको बहुत ही महान राजनीतिक चिंतक, विचारक माना जाता था। तो राजनीतिक चिंतक तो आपको ही माने जाते, क्यों? बात यह है कि करियो, इनके द्वारा एक प्रसिद्ध कृति लिखी गई, द प्रिंस, द राजकुमार के नाम से इनके द्वारा क्या लिखी गई थी? एक बहुत फेमस किताब लिखी गई थी, जिसके अंदर राजनीति और नैतिकता और धर्म को अलग करके दिखाया इन्होंने पहली बार। तो यो क्या करो, पहली बार समझ गो, सबसे पहले क्या करो, एक वास्तविकता बताई। पहले भी ये सारी चीज़ें तो है करती, राजा क्या कराया करता सही तरीका तो राजकोट चलाओ, छल कपट तो सब कराया करता, लेकिन उस समय का जो दार्शनिक विचारक था वह खुद क्या दार्शनिक बात कराया करता, तो वह कहते था कि राजन क्या होना चाहिए? एकदम साफ सुथरी छवि होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं था। तो पहली बार इसने कहा कि साहब जैसा इस दुनिया में होता है मैं वैसे ही चीज़ें बताऊंगा दुनिया के सामने। राजनीति में कोई, राजनीति का कोई धर्म और नैतिकता से कोई लेना देना है ही नहीं, जिसके इसी कारण उन्हें आधुनिक राजनीति चिंतक का जनक कहा जाता है। और इसीलिए उन्हें क्या कहा गया? पहली बार आधुनिक राजनीति का चिंतक कहा गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया? जो पहले बड़ी बड़ी बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती थी आदर्शवादी की, नैतिकता होनी चाहिए एक राजा में, राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए, वो सब बातों को त्याग कर इन्होंने कैसी बातें की? स्वतंत्र
व्यवहारिक और शक्ति केंद्रित। मतलब इनका सीधी 100 बात की एक बात, सीधी सीधी एक ही बात कही कि राजा ने एक ही प्रयास होना चाहिए, कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बची रहो, चाहे 3 टांगा पे बची रहो। समझ में आ गया। मैकियावेली की आधुनिकता के प्रमुख आधार, तो इन्होंने आधुनिकता से संबंधित क्या प्रमुख आधार दिए। पहला पॉइंट था राजनीति और नैतिकता का अलगाव। इन्होंने क्या किया, राजनीति और जो नैतिकता जो पहले के सुकरात प्लेटो के द्वारा जो बताया गया था उसको क्या कर दिया, पृथक कर दिया, अलग कर दिया गया। मैकियावेली ने सबसे पहले कहा राजनीतिका का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं और राजा का भी कोई लेना देना नहीं। मतलब राजा है उसको क्या है, उसको जरूरी नहीं कि धर्मप्रिय हो, जरूरी नहीं कि वो न्याय करे ना करे, जरूरी नहीं हो कि वो नैतिकता माने या न माने, लेकिन राजा क्या है, राजा को अपना राजपाट बचाना सबसे जरूरी है, चाहे वो इन सब चीज़ों को त्याग दे। इसने क्या माना, राजा का पहला कर्तव्य राज्य की सुरक्षा और सत्ता बनाए रखना है। तो आजकल का नेता कौन करेंगे, चाहे कहीं हो जाओ, चाहे पिस्सों देना पड़ो, और चाहे दारू बांटनी पड़ो, और चाहे जाति का नाम पर वोट मांगना पड़ो। समझ में आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं अपना के करना कुर्सी मिलनी चाहिए। बाई बात है कि यो कही कि भाई राजा का पहला कर्तव्य क्या है, राज्य की सुरक्षा करना है और सत्ता को बनाए रखना है। चाहे इसके लिए वो क्या करे, छल कपट करे, धोखे का भी सहारा क्यों नहीं लेना पड़े, चाहे साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनानी पड़े, लेकिन सीधी बात है सत्ता बनाकर रखो साहब। अगले वाला पॉइंट है व्यवहारवाद, प्रेगमेटिज्म। तो इन्होंने राजनीतिक जीवन जैसा था वैसा का वैसा समझाया। तो ये पहली बार ऐसा व्यक्तित्व था जिसने ये बताया कि राजनीति ऐसी होती है साहब। आप जो आदर्शवाद की बड़ी बड़ी बातें करते हो वो क्या होती हैं, वो बस जनता को लुभाने के लिए होती हैं, बाकी की बातें राजनीति में कोई लेना देना नहीं होता है किनका, आदर्शवादिकता का। इन्होंने कहा एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। इन्होंने क्या कहा, उद्देश्य यदि श्रेष्ठ हो तो साधनों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो सीधी सीधी बात यही बात कही कि पंक्ति ने याद कर लियो, लिखा है एग्जाम में कि अगर सीधी बात अगर थाने कहीं भी करके अगर कोई साधन मिल रहा है या फिर अगर थाने सत्ता मिल रही है तो पाल लो, चाहे कहीं भी पाओ बस। तीसरे नंबर पॉइंट की बात करें, शक्तिशाली पावर का केंद्रीय विचार करना। तो राजनीति को इन्होंने शक्ति के प्रयोग और नियंत्रण की प्रक्रिया माना। तो इन्होंने क्या माना, राजनीति को क्या माना, इन्होंने माना कि राजनीति के माध्यम से लोग किस में आते हैं, शक्ति को केंद्रित करते हैं। मतलब भाई राजा के सब शक्तिशाली हुए हैं तो सबसे ज्यादा शक्ति की कर रही है राजा के पास ही रहोगी। इन्होंने शासक को सलाह दी कि बस समय अनुसार कठोर और उदार बन सकता है। तो यो क्या कही, राजा को व्यवहार का या कौन होना चाहिए, राजा को कोई फिक्स व्यवहार नहीं होना चाहिए। समय के अनुसार राजा ने कठोर भी बनना पड़े और समय के अनुसार के राजा ने क्या करना पड़े, नरम भी बनना पड़े। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दो, एक टाइम आयो जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो क्यों गो बहुत तगड़ी फसल हो रही है, लेकिन उस समय क्या हो, उस समय क्योंकि राज्य में क्या हो गया, दूसरा राज्य आक्रमण कर दियो एक साल पहले, तो क्या राज्य में धन की कमी थी, तो राजा के कर सका है कि थोड़ा कर बढ़ा के ले सका, एक्स्ट्रा कर ले सका। समझ में आ गई। लेकिन क्यों अगले साल अकाल पड़ गो, बारिश हुई को नहीं, अपना जो राज्य तो के पास पर्याप्त धन या पर्याप्त मात्रा में हर चीज, तो क्या कर सका, कर में छूट भी दे सका। समझ में आ गई ना थारे। तो राजा को कोई एक फिक्स व्यवहार नहीं होना चाहिए, राजा समय के साथ कठोर भी होना चाहिए और राजा समय के साथ उदार भी होना चाहिए। अगले क्या है, धर्म की भूमिका सीमित। तो मैकियावेली ने तो सीधा सीधा मानना है कि धर्म का कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, भूमिका इतनी होनी चाहिए जितनी कितनी आटा में नमक होना चाहिए। इन्होंने राजनीति को, इन्होंने धर्म को राजनीति नियंत्रण का एक उपकरण के रूप में देखा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो राजनीति है इसको क्या माना, धर्म को क्या माना, राजनीति नियंत्रण के उपकरण के रूप में देखा, न कि निर्देशक के रूप में। मतलब भाई अगर कोई भी राजा है ना, वो अगर थोड़ा बहुत धर्म न माने तो क्या होगा, इससे जो वो अनैतिक ज्यादा कार्य कौन करोगे, थोड़ा कम करोगे और क्या होगी, सत्ता पर नियंत्रण में रहेगी। समझ में आ गई। लेकिन हर काम, नीति निर्देशक का अर्थ क्यों है कि हर काम धर्म के अनुसार ही हो, राजा के द्वारा ही हो, जरूरी को नहीं। समझ में आ गई। मतलब क्या माना गया कि हो सके थोड़ा बहुत अगर कोई राजा है, शासक है, वो धर्म का मानता हो तो इससे क्या होगी, सत्ता का नियंत्रण रहेगा, ज्यादा नैतिकता का उपयोग नहीं होगा। अगर उस ज्यादा अगर आप राज्य में नीति निर्देश का भी उपयोग नहीं कर सकते धर्म के माध्यम से। अगले है राज्य का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। तो इन्होंने क्या माना, मैकियावेली का राज्य धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर था। तो जो मैकियावेली ने जो राज्य का निर्माण किया वो कैसा था, वो सेकुलर था। क्यों, यो भया धर्म ने छूट दी कुछ ज्यादा, ये तो सीधी सीधी बात कही, धर्म ने जितनी जरूरत है ना इतना ही ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा पंचायती नहीं करनी चाहिए शासक का कार्य।
आपको बेंथम से आपको कंपैरिजन भी करना है और जेएस मिल का स्वतंत्रता का सिद्धांत भी आपको बताना है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। व्हाट इज द जेएस मिल थ्योरी ऑफ लिबर्टी, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बेंथम व्यूज। तो चलो अपन पढ़ेंगे इस प्रश्न को। साथ के साथ अपन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। पहले वाले बात करूँ, जेएस मिल 19वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक, अर्थशास्त्री और उदारवादी विचारक थे। तो इसमें क्या बताया गया है कि जॉन स्टुअर्ट मिल है, ये जो 29वीं शताब्दी हुई है आपके सामने, उसके क्या एक प्रसिद्ध 19वीं शताब्दी के 19th सेंचुरी के एक प्रसिद्ध जो अंग्रेजी दार्शनिक हुए हैं, अर्थशास्त्री भी थे और साथ के साथ एक दार्शनिक विचारधारा रखने वाले व्यक्तित्व भी थे। तो इन्होंने कैसा सिद्धांत दिया, तो इन्होंने उपयोगिता को नैतिकता और स्वतंत्रता से जोड़ने का सिद्धांत दिया। मतलब कोई भी चीज़ है वो अगर आपके उपयोग में आ रही है, कोई भी अगर आपकी इच्छा है जो आपके क्या है आपके फायदे के लिए, लेकिन वो इच्छा में आपकी नैतिकता भी होनी चाहिए, मतलब उसमें लोगों की भलाई, समाज की भलाई होनी चाहिए और आप में उसकी स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। मतलब आप अगर कोई अभिव्यक्ति करते हो आपकी इच्छा, तो उसमें क्या होनी चाहिए, आप ऐसा कोई भी अगर आपको भाषण देना है तो ऐसा भाषण दो जिसमें लोगों की भी भलाई हो और आपको वो भाषण देने की क्या स्वतंत्रता भी मिल सके शासन के द्वारा। तो इसी को क्या कहा गया, इसी को उपयोगिता का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा एक प्रसिद्ध कृति ऑन लिबर्टी 1859 में लिखी गई, जो किस पर बात करती है, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए पर बात करती है। और इन्होंने क्या बताया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता वो समाज के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है। तो इनके द्वारा जो ऑन लिबर्टी नामक जो कृति लिखी गई 1859 में, उसमें किसकी बात की गई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई। सबसे पहले इन्होंने बताया कि समाज में हर व्यक्ति है उसकी भी कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिए। पहले क्या थे, जिस समय 1859 में 19वीं शताब्दी से पहले किसकी स्वतंत्रता है, इंसान की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की कोई भी बात नहीं होती थी। उस समय किसकी बात होती थी, राजा जो नियम बना देता था वो सही था, उसमें चाहे कोई भी इंसान चाहे पीसे मर जाए कोई मतलब नहीं था। या समाज का जो उच्च कुल होता था, जिनके पास बहुत पैसा हुआ करता था, जो राजा के पास घूमते थे, उन्हीं लोगों की कुछ स्वतंत्रताएं थी या राजा की स्वतंत्रताएं थी, बाकी नीचे वाले वर्ग वो तो हमेशा पिसता रहता था। लेकिन पहली बार जो यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट मिल है उसके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, कि इस समाज में हर व्यक्ति है वो अगर जन्म लेता उसकी भी क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको भी समाज में बोलने का हक, उसमें समाज में रहने का हक, उसको समाज में अपनी चीज़ों को दिखा। तो मिल ने कौन सी आपकी स्वतंत्रता की बातें की, तो सबसे पहले विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मिल ने स्वतंत्रता को 3 भागों में क्या किया, विभाजित किया। पहला था विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इन्होंने क्या माना, हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने की, बोलने की और विचार रखने का अधिकार होना चाहिए। तो जेएस मिल ने स्वतंत्रता को जो सिद्धांत दिया उसमें पहला सिद्धांत यही था कि हर व्यक्ति है उसको क्या हो गए स्वतंत्र रूप से, मतलब जैसे आज आप क्या करते हो, सरकार के खिलाफ बोल सकते हो, आज आप क्या कर सकते हो, आज कहीं पर भी खड़े होकर भाषण दे सकते हो, अपनी अभिव्यक्ति को जो आपके मन में आ रहा है वो सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पर, या फिर आप भाषण के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा सबके सामने रख सकते हो। लेकिन पहले ये अधिकार लोगों के पास नहीं हुआ करते थे। इसके बारे में जेएस मिल ने सबसे पहले यही बताया था कि हर व्यक्ति, समाज में जो हर व्यक्ति है उसको ये सारे के सारे अधिकार होने चाहिए। स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से सोचने का अधिकार, बोलने का अधिकार है, और जो लोगों के सामने अपनी भावनाएं प्रकट करने का अधिकार है, ये सारे के सारे अधिकार क्या होने चाहिए, हर व्यक्ति को होने चाहिए। अगले वाले पॉइंट की बात करूँ, रुचि और जीवन शैली की स्वतंत्रता। साथ के साथ इन्होंने क्या बताया, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपने जीवन का चयन स्वयं कर सके। मतलब जो मिल है उनको इन्होंने ये सबसे पहले बताया कि कोई भी व्यक्ति जैसा जीवन चाहिए, जैसा प्रोफेशन चाहिए, जैसा कार्य करना चाहिए, जैसा जीवन जीना चाहिए, उसको उस चीज़ का चयन करने का अधिकार होना चाहिए। जैसे 18वीं या 19वीं शताब्दी से पहले लोगों को क्या पास होते था, उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता था। भारत में वंशानुगत पद्धति होती थी, जो इंसान जैसे समाज में पैदा हो जाता था उसको वैसा ही कार्य करना पड़ता था। अमेरिका या फिर अपन अगर यूरोप की बात करें, वहाँ पर भी क्या काले गोरे रंग का भेदभाव देखने को मिलता था, दास प्रथा देखने को मिलती थी। तो जो मतलब जैसे किसान वर्ग में पैदा हो गया तो उसको किसानी करनी पड़ती थी, कुलीन वर्ग में हो गया तो वो कार्य करना पड़ता था। लेकिन पहली बार कोई भी व्यक्ति है उसको अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य करने की, अपना जीवन जीने का अधिकार जेएस मिल ने
अपने सिद्धांतों में बताया था, और जो आज भी अपन देखते हैं आज के समय अपन। संघ और संगठन की स्वतंत्रता, लोग शांति और सहमति से समूह बना सके और वह दूसरों को हानि नहीं पहुंचाएं। मतलब इन्होंने क्या बताया, संघ और आज जो अपने मौलिक अधिकार देखते हो ना, वो सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद नंबर 19 है उसमें जो अधिकारों की कुछ बातें हैं वो देख लो, यहाँ पर जेएस मिल ने तब बताई थी। लोग शांति और सहमति से समूह बना सकें। तो आज अपन जो अलग अलग प्रकार के आप संघ देखते हो, ग्रुप देखते हो या संगठन देखते हो जो कुछ समाज हित के लिए कार्य करते हैं, या फिर जिनका कोई पर्सनल भी अगर कोई उद्देश्य हो, तो इन सब बनाने का भी उद्देश्य लोग बना सके, इसके बारे में किसने बताया था, जेएस मिल ने बताया था। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ऐसे ग्रुप समूह संघ बनाए लोग जिससे दूसरों को हानि नहीं पहुंचे, खुद के उद्देश्य पूर्ति हो सके, अपनी जो बातें हैं वो दुनिया के सामने रख सकें, सब कुछ हो, लेकिन उसका उद्देश्य दूसरों को नुकसान पहुंचाना कतई भी नहीं होना चाहिए। अगले वाला क्या, हार्म प्रिंसिपल, द ओनली जस्टिफिकेशन फॉर द लिमिटिंग लिबर्टी टू प्रिवेंट द हार्म फॉर अदर। लेकिन इन्होंने क्या कहा, स्वतंत्रता का इन्होंने एक नियम, मतलब स्वतंत्रता को क्या किया, लिमिट भी क्या, समझ में आ गया आपको, क्या क्या कहा गया, सीमा को इन्होंने किस सीमा में रखा स्वतंत्रता को। इन्होंने कहा स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति की स्वतंत्रता जब भी अच्छी है जब वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। जब स्वतंत्रता दूसरों को नुकसान पहुंचाने लग जाए तो वो एक प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। जैसे आपको बोलने की इच्छा है, लेकिन बोलने की क्या स्वतंत्रता है, लेकिन आप ऐसा भड़काऊ भाषण दे रहे हो कि समाज के अंदर दंगे होने लगे, लोगों के आपने कोई धार्मिक किसी धर्म के खिलाफ कोई ऐसा भाषण दे दिया कि लोग क्या हो गए, उनकी भावनाएं भड़क गई, तो इससे क्या होगा, दूसरों को नुकसान पहुंचने लगा, दंगे भड़के तो लोगों को नुकसान हुआ, तो इससे क्या होगा, आपकी ऐसे चीजों पर आपकी जो स्वतंत्रता वो खत्म हो जाती है। अगले पॉइंट ने बताएं, मिल ने कहा सरकार या समाज का केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरों को नुकसान पहुंचाए। तो जेएस मिल ने कहा कि सरकार या समाज है ना, उसको तभी हस्तक्षेप रोकना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, कब करना चाहिए, इन स्वतंत्रताओं से संबंधित जब क्या हो, जब ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने लग जाएं। तो इन्होंने कहा कि ये जो संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, अपनी विचारधारा रखने की स्वतंत्रता है, इनको तभी रोकना चाहिए आपको जब ये क्या करने लग जाएं, दूसरों को हानि पहुंचाने लग जाएं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने लग जाएं। मतलब ऐसा नहीं कि आप खुद की स्वतंत्रता के चक्रों में दूसरों का क्या कर रहे हो, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यदि कोई कार्य स्वयं उस व्यक्ति को प्रभावित करता है तो उस पर प्रतिबंध उचित नहीं है। लेकिन ऐसा कोई कार्य है जैसे कोई भी व्यक्ति वो खुद क्या करना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है और समाज नहीं चाहता कि वो बने, तो क्या हो गया, ये उसकी व्यक्तिगत इच्छा, इससे दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तो क्या हो गया, उसको प्रतिबंध करना क्या है, गलत है, ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है। तो ऐसी कोई स्वतंत्रता जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सीधी की सीधी बात है, जो मौलिक अधिकारों की परिभाषाएं हैं वही जेएस मिल के द्वारा दी गई है। अब बात करें बेंथम से इन्होंने क्या भिन्नता थी। पहले स्वतंत्रता की बात करें, नैतिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक, जैसे जेएस मिल ने जो स्वतंत्रता बताई है कि लोगों को जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, उसमें क्या है, स्वतंत्रता के बारे में इन्होंने क्या कि नैतिक, कोई भी इंसान है उसके अंदर के जो नैतिक मतलब उदारवादी जो विचारधारा उसको क्या करती है, विकास करती है। जेरिम बेथम ने क्या बताया, स्वतंत्रता को स्वतंत्र रूप से महत्व नहीं देते। इन्होंने ना स्वतंत्रता को क्या, इन्होंने लिबर्टी को बिल्कुल भी नहीं माना, स्वतंत्रता को एकदम से ही नकार दिया है। उपयोगिता, गुणात्मक आनंद की बात करते हैं, उच्च और निम्न आनंद की, इन्होंने केवल मात्रात्मक आनंद पर जोर दिया है। मतलब ये कैसे करते हैं, अगर कोई भी इंसान है उसकी अगर उपयोगिता सिद्ध होती है तो वो क्या होगा, खुशी होगी उसको, लेकिन ये सिर्फ क्या करते हैं, मात्रात्मक आनंद पर जोर देते हैं। व्यक्ति का स्थान, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को प्राथमिकता दिया। तो जेएस मिल ने तो मैंने बताया कोई भी व्यक्ति हो गया वो अपनी खुद की, किसकी, अपनी खुद की स्वतंत्रता पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। जबकि अपन जेरिम बेथम की बात करें, इन्होंने व्यक्ति के सामूहिक सुख को अधीन माना। मतलब इन्होंने किस चीज़ को माना है कि व्यक्ति होता है उसका खुद का सुख है वो सबसे सामूहिक सुख, मतलब सभी लोगों का जो सुख है वो सबसे ऊपर सर्वोपरि होना चाहिए। काफ़ी बार आपको अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को त्याग करना होगा सामाजिक स्वतंत्रता को के लिए। समझ में आ गया, मतलब आपको समाज के अधिकारों के लिए आपको काफ़ी बार व्यक्तिगत सुखों को भी त्यागना होगा।
सीमा क्या होती है? स्वतंत्रता की सीमा दूसरों को हानि न पहुंचाए, मतलब इनकी सीमा यही है, इनके अनुसार स्वतंत्रता वही है जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचा रही हो। अगले वाला पॉइंट है आनंद को बढ़ाने की सीमा पर विशेष आनंद नहीं दिया, मतलब इन्होंने क्या क्या, कोई भी व्यक्ति हो गया उसकी खुद को उस चीज़ से खुशी मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसकी खुद की स्वतंत्रता है वो प्रभावित हो रही है, इस चीज़ को मायने नहीं दिया। इन्होंने क्या कहा, समाज है वो सुखी होना चाहिए, समाज में सभी लोगों की क्या भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपको निर्णय का लेना है। तो ये जेरी बेंथम का और जेएस मिल के बीच में जो स्वतंत्रता का सिद्धांत था उसमें बेसिक डिफरेंस थे। अब कंक्लूजन की बात करें, जेएस मिल ने स्वतंत्रता को केवल अधिकार ही नहीं माना, तो जेएस मिल है इन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता का जो नियम होता है उसको केवल अधिकार ही नहीं माना, केवल यही नहीं माना कि सिर्फ अधिकार है, मतलब हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, बल्कि मानव विकास और समाज के उत्थान का साधन माना। तो इन्होंने क्या माना, अगर समाज में सभी लोगों की व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता दी जाएगी तो क्या हो जाएंगे, वो लोग और ज़्यादा विकासशील होंगे, और ज़्यादा उनकी विचारधारा वो ब्रॉड होगी और व्यापक रूप से होगी, और समाज का भी इस चीज़ से विकास होने लग जाएगा। जैसा कि आप देखते हो लोकतांत्रिक परंपराओं में लोगों के पास क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, तो इससे क्या होती है, लोग और ज़्यादा सोच पाते हैं, कुछ नया करने की भी प्रयास करते हैं समाज में। उन्होंने बेंथम की उपयोगिता को नैतिकता, स्वतंत्रता और मानव गरिमा से जोड़ा है, इसे अधिक मानव केंद्रित और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण में डाला है। तो इन्होंने बेंथम की उपयोगिता को, बेंथम का जो उपयोगिता का सिद्धांत है उसको नैतिकता, स्वतंत्रता और मानव गरिमा से जोड़ा है। तो इन्होंने बेंथम के जो सिद्धांत है उसको थोड़ा और आगे बढ़ाकर उसमें नैतिकता जोड़ दी। समझ में आ गया कि भैया आपको क्या करना है, दूसरों लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करना, अपनी स्वतंत्रता के चक्रों में स्वतंत्रता दी, लोगों को व्यक्तिगत क्या की, व्यक्तिगत भावनाओं को भी एक्सप्रेस करने की इन्होंने स्वतंत्रता दी, और मानव गरिमा को भी साथ के साथ जोड़ा है। इससे क्या हुआ, जो इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया वो अधिक मानव केंद्रित हुआ, मतलब उसमें लोगों का जुड़ाव है वो और देखने को मिला, और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है उसको ढाला गया। तो ये कुछ राजनीतिक के जो चिंतक थे, इन्होंने क्या लोकतंत्र की जो आज वर्तमान समय की आप रूपरेखा देखते हो, जहाँ पर लोगों के पास मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, लोगों के पास स्वतंत्रता का अधिकार होता है, ये सब कहाँ से निकल कर आए, ये इन सब लोगों के जो सामूहिक प्रयास थे, इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए उनसे ये निकल कर आते हैं। अगले वाला पॉइंट है, इसलिए मिल का जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है आज भी लोकतंत्र, मानव अधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। तो जो आज मिल का जो सिद्धांत है ये आज भी लोकतंत्र के लिए बहुत सही है। मानव अधिकार, जो लोगों के अधिकार हैं उनके लिए क्या है, मानव अधिकार की अभिव्यक्ति होती है, लोगों के अधिकारों की जो अभिव्यक्ति होती है, स्वतंत्रता है उनको बोलने की, उसके लिए सही है, और उन सब लोगों के लिए क्या है, अत्यंत प्रासंगिक आज भी बना हुआ है। तो यह आपके सामने जो जेएस मिल का जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है उसके बारे में आपको बताया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताना, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद। साथ के साथ आपको अपने दोस्तों को जरूर वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो चलो शुरू करें अपन वीडियो को। क्या बताया गया, जेन जैक रूसो है, ये क्या थे, इन्होंने क्या कौन सा नियम दिया, सामूहिक इच्छा का नियम। मतलब सामूहिक इच्छा क्या, ये जो आपका समाज है, आपका समाज है, समाज में हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छा होती है, लेकिन भाई कोई आदमी ने अमीर बनने की इच्छा है, कोई आदमी ने क्या ज़्यादा इच्छा को, कोई दिक्कत को नहीं, आप तो नॉर्मल सी ज़िंदगी भी जी लेंगा। कोई आदमी की कुछ इच्छा हो, कोई आदमी कुछ इच्छा हो, समझ में आ गया। कोई आदमी समाज के अंदर लोकतंत्र को मानता है, कोई राजतंत्र को मानना चाहता है ना। लेकिन इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि ऐसे एक समाज का निर्माण किया जाए जहाँ पर क्या हो, एक समाज हित की भलाई हो, मतलब एक ऐसे तंत्र का निर्माण किया जाए जहाँ पर लोग हैं वो उसमें सबकी भलाई हो, अमीर व्यक्ति है उसकी भी भलाई हो, गरीब व्यक्ति उसकी भी भलाई हो, अमीर गरीब में ज़्यादा फर्क नहीं मिले, अशिक्षा नहीं हो, सभी लोगों को क्या हो, समान संसाधनों उपलब्ध हो सके। मतलब एक ऐसे समाज की अवधारणा दी जहाँ पर सब कुछ सुखी रहे, सब लोग सुखी रहे, सभी को न्याय मिलता रहे। तो इसी को क्या बोला जाता है, सामूहिक इच्छा का सिद्धांत बोला जाता है। और ये किसके द्वारा दिया गया, रूसो के द्वारा प्रमुख रूप से दिया गया।
अब चलो पढ़ते हैं अपन इनके बारे में। तो 18वीं शताब्दी के इन्हें फ्रांस के सबसे महान क्या राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है और इन्होंने सबसे पहले सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो इन्होंने सबसे पहले समाज के अंदर सामाजिक अनुबंध का जो नियम है उसकी जो अवधारणा उसको प्रस्तुत किया गया। इनकी जो संकल्पना है उसने आधुनिक लोकतंत्र की आधारशिला धरी। तो इनके द्वारा जो आधुनिक लोकतंत्र है इसकी सबसे पहले आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? रूसो के द्वारा रखी गई थी, सामाजिक इच्छा के सिद्धांत की। तो समझ में आ गया ना आपको। सबसे पहले जो आज के समय जो आप लोकतंत्र देखते हो, लोकतंत्र की विचारधारा है वो भी सामाजिक इच्छा के जो अवधारणा है या विचारधारा उससे कुछ मिलती जुलती विचारधारा जैसी ही है। अच्छा, अब होती क्या सामूहिक इच्छा की परिभाषा? तो रूसो ने बताया कि जर्नल विल का क्या तात्पर्य होता है। तो रूसो के अनुसार जर्नल विल का तात्पर्य होता है समाज के सभी नागरिकों को सामान्य व समान हित की इच्छा। मतलब इन्होंने क्या बताया कि जो समाज है, समझ में आ गया, उसमें सभी नागरिक हैं, उनकी क्या हो, उन सभी लोगों की इच्छा की पूर्ति हो। मतलब सभी लोग सुखी रहें, सभी लोगों की भलाई हो, सभी लोगों को समान न्याय मिले, समान संसाधन मिले, अमीर गरीबों के बीच में खाई नहीं हो, सभी लोगों को समान स्वास्थ्य मिले, सभी लोगों को समान शिक्षा मिले। तो इसी को क्या कहा जाता है? एक सामान्य हितों के बारे में पूर्ति हो। मतलब सभी लोगों की हित है वो पूर्ति होती रहे उनकी। यह कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती। मतलब ये कोई समाज के एक व्यक्ति उसकी व्यक्तिगत इच्छा से ऊपर उठकर सारी जनता है उसके जो सुख है भलाई है उसको इस नियम के अंतर्गत बताया गया है। तो 100 बात की एक बात यही है कि सारी जनता खुश रहे इस चीज़ में। और जो सारी जनता है भाई सारा जहाँ 5 जना मिलके कोई नियम बना दियो ना, वही सामाजिक इच्छा को नियम है। मान लो जर्नल विल ऑलवेज एम टू द कॉमन गुड। तो रूसो ने बताया कि जो सामाजिक इच्छा होती है, जो मतलब एक सामान्य इच्छा होती है, वही क्या होती है? कॉमन गुड। मतलब एक सामान्य सभी लोगों के लिए अच्छे रहती है। यह बहुमत से अलग है क्योंकि बहुमत में कभी कभी स्वार्थ में हो सकता है। तो इन्होंने एक बहुत मुख्य बात कही। क्या मुख्य बात थी? कि सामान्य इच्छा के मान लिया एक समाज है ना, एक समाज में पांच लोगों की एक जय की इच्छा है और 2 व्यक्ति उनकी अलग इच्छा। अब क्या है कि मान ले बहुत क्या उदाहरण दूँ था ना, हाँ, कि जो महिला ही जो लड़की ही उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ना स्कूल का बाद में ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए शहर में नहीं भेजना चाहिए। समझ में आ गई? 5 लोगों यह बात कही, लेकिन 2 लोगों को कहना है कि नहीं, लड़कियां ने शिक्षा देनी चाहिए और शहर में कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजनी चाहिए। समझ में आ गई ना। तो उरा बहुमत के 5 लोगों के, लेकिन फायदेमंद बात किन के? 2 लोगों की है। तो यही बात कही रूसो कि बहुमत लोगों की जो जर्नल विल है या सामान्य इच्छा यो अर्थ हो को नहीं कि कोई आदमी ही वह घना सारा इकट्ठा होकर कोई मान ले कोई नियम बना दियो। ना 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 ना, कहीं कौन हो चे नियम है कौन हो चाहे कम लोगों का द्वारा दिए गए, लेकिन लोगों की में भलाई होनी चाहिए, व्यक्तिगत हित नहीं होनी चाहिए, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं छिपे होना चाहिए उसके अंदर। यह जन कल्याणकारी और नैतिकता होती है। तो इसमें क्या होगी, सभी जो अगर मान लो कोई भी ऐसे नियम कायदे जो बनाए जा रहे हैं जिसमें लोगों को क्या होगा, कल्याण होगा और नैतिकता से वो नियम बने होंगे, हर नागरिक इसमें समान रूप से भाग लेगा। साथ के साथ अगर कोई भी ऐसा नियम बनाया जा रहा है, कोई भी ऐसा जिसमें भाग ले रहा है, तो हर व्यक्ति को इसमें क्या होता है, समान रूप से भागीदारिता होनी चाहिए। क्यों? अगर मान लो कि खुद 5-10 लोग बेड़ा होकर नियम बना दियो और बेचारा बाकी बेरे कौन पाटियो, तो सब लोग भागीदारी को नहीं, तो उनकी इच्छा ही को नहीं, सबकी इच्छा नहीं है, तो फिर मतलब क्या निकला उस चीज़ का। तो यही है, सभी लोगों की भागीदारी होनी जरूरी है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अशिक्षित हो, चाहे शिक्षित हो, चाहे समाज में उच्च कुल का हो, चाहे नीच कुल का, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को अपनी इच्छा रखने का अधिकार होना चाहिए। अच्छा, अब मुख्य विशेषताएं क्या है सामाजिक अनुबंध की? तो इसका पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, जन कल्याण की भावना। तो इन्होंने क्या बताया, यह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज की भलाई देखती है। तो इनके द्वारा जो नियम दिया गया उसमें प्रमुख पॉइंट यही था कि समाज में कोई भी एक व्यक्तियों की भलाई नहीं होनी चाहिए, सारा लोग ही, सारा का सारा लोगों की भलाई होनी चाहिए। અહીંયા को कोई नियम कायदो बनाऊंगा वही सामान्य इच्छा के अंतर्गत आओगे। अगलों के नैतिकता आधार, यह इच्छा लोगों के विवेक और नैतिकता पर आधारित नहीं है। तो અહીંયા को नहीं कि मान लो कि 5 आदमी बैठ के, है ना, मतलब सारा समाज का लोग राज्य होगा कि भाई को गलत कार्य करेगा, ना 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 ना, ऐसा नहीं। समाज में कोई नियम बन रहा है समाज, तो उसमें क्या होनी चाहिए, इच्छा का साथ विवेक और नैतिकता भी होनी चाहिए, लोगों को दिमाग भी काम करना चाहिए, उसके अंदर नैतिकता भी होनी चाहिए, लोगों की अंतिम दृष्टि में क्या होनी चाहिए, भलाई भी होनी चाहिए। पहले पॉइंट की तरफ बढ़े अपन
कि राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा, तो यह नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व भी देता है। तो ये जो सामाजिक जो इच्छा है इसमें क्या होती है, ये नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब कि कोई भी व्यक्ति है वो अपनी भावनाएं तो प्रकट करेगा भाई, कोई भी निर्णय लेगा तब, लेकिन उसके साथ साथ सारे लोग जो समाज है उसके भी जो नियम कायदे हैं गुण है उनकी भी स्वतंत्रता की क्या लेता है, उत्तरदायित्व लेने का कार्य होता है उसका। दोनों की दोनों भावनाएं इससे स्पष्ट हो जाती है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी और सामाजिक उत्तरदायित्व है वो दोनों की दोनों चीज़ें इससे प्रकट हो जाती हैं। अगले वाला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार। तो प्रत्यक्ष क्या होता है, डायरेक्ट। रूसो प्रत्यक्ष भागीदारी वाले लोकतंत्र में पक्ष में थे, मतलब आज जैसे आज के समय अपन लोकतंत्र में देख सकते हो जैसे कि अपन डायरेक्ट सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से कोई भी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और वो हमारी क्या करता है, वो हमारी बातों को सामने रखता है। तो यही है, यही रूसो की भी भावना थी, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या रखते थे, विश्वास रखते थे, जिसमें क्या होगा कि सारे के सारे लोग हैं वो क्या सीधे के सीधे तरीके से लोकतांत्रिक रूप से लोगों को चुनने पर विश्वास रखेंगे। अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़े, लोकतंत्र में सामूहिक इच्छा का महत्व, एप्लीकेशन इन डेमोक्रेसी। संविधान निर्माण में सबसे पहला पॉइंट था, संविधान निर्माण में इन्होंने क्या बताया, जनरल विल के लोकतांत्रिक संविधान की भावना होती है। तो ये सामूहिक इच्छा का जो सिद्धांत है इससे ही क्या होती है, आपकी जो लोकतांत्रिक संविधान है उसके निर्माण की भावना भी इसमें प्रकट होती है। क्यों, लोकतंत्र होता है उसके अंदर भी क्या बताई जाती है, लोगों की इच्छा के अनुसार ही कोई भी कार्य या निर्णय का निर्माण किया जाता है। और जनरल विल का सिद्धांत भी यही बताता है कि कोई भी व्यक्ति है उसमें सभी लोगों की सहमति से ही आप कोई भी नियम और बना सकते हो जो कि सभी के अधिकारों की रक्षा करती है। हाँ, लोकतंत्र में भी सभी के अधिकारों की रक्षा होती है और जनरल सामूहिक इच्छा के सिद्धांत में भी यही बात की गई है। अगले वाले पॉइंट की बात को नीति निर्धारण में, तो लोकतंत्र सरकारें आम जनता की इच्छा के अनुसार कानून बनाती हैं। तो आपको पता, लोकतांत्रिक सरकार होती है उनका भी यही कार्य होता है कि वो जनता की जो इच्छा होगी उसी अनुसार उन्हें क्या होता है, कानून बनाना पड़ता है। तो आपको पता, नीति निर्धारण में, नियम कायदे बनाने में भी लोकतांत्रिक सरकारों की भी यही काम होता है कि वो जैसी आम जनता की इच्छा हो वैसे ही क्या करे, लोगों के लिए नियम बनाए, लोगों के लिए नीतियाँ बनाए, जैसी ज़रूरत हो उसी हिसाब से। गरीब लोगों के लिए उनके उत्थान के लिए नियम बनाए, अमीर जो कुलीन वर्ग है उनको भी स्टेबलाइज करने के लिए क्या नियम बनाए, अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने के लिए। अगले वाले पॉइंट की बात करें अपन नीति निर्धारण में, तो लोकतांत्रिक सरकार आम जनता की इच्छा के अनुसार कानून बनाती हैं। तो जो लोकतांत्रिक सरकार होते हैं उनका भी यही कार्य होता है कि वो जो जैसी जनता की इच्छा होगी उसी हिसाब से क्या करेगी, कानून का निर्माण का कार्य होगा उनका। तो यही होती है कि नीति जो कानून और नियम बनाने भी लोकतांत्रिक सरकार है वो क्या होती है, आम जनता के अनुसार ही कानून बनाती है। अगले वाला पॉइंट है नागरिक सहभागिता। तो चुनाव जनमत संग्रह है, चुनावी वैसे जनरल विल को दर्शाती है। तो जैसा कि आप देखते हो, जो चुनाव हो गया या जनमत संग्रह हो गया, जहाँ पर लोगों की इच्छा के अनुसार कोई एक चीज़ पर क्या कर लिया जाता है, वोटिंग करवा दी जाती है कि भाई ये कानून को, नीति को निर्माण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक बहसें, जो पब्लिक डिबेट होती हैं, ये सारे की सारी किस चीज़ को दिखाती हैं आपके सामने, ये सारी की सारी चीज़ें जनरल विल को दिखाती हैं। अगले वाले पॉइंट की बात करूँ, लोकतंत्र की आत्मा। तो जो जनरल विल का सिद्धांत है ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता जनता से निकलकर जनता के लिए काम करे। मतलब जैसे अपन लोकतंत्र में क्या करते हैं, कोई जनप्रतिनिधि चुनते हैं जो जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए कार्य करता है। तो यही बात जो जनरल विल का सिद्धांत भी यही मानता है कि जो सत्ता है वो कहीं से निकलेगी, जनता से, मतलब आपके बीच से निकलेगी, लोगों के बीच से निकलेगी और किसके लिए कार्य करेगी, जनता के लिए ही कार्य करेगी। तो इसी को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र की आत्मा के रूप में इसको देखा जाता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, रूसो का जो सामूहिक इच्छा की अवधारणा है वो लोकतंत्र की आधारभूत आत्मा है। तो जो लोकतंत्र की अवधारणा जहाँ से सबसे पहले निकलनी शुरू हुई वो रूसो के द्वारा जो सामूहिक इच्छा का सिद्धांत दिया था वहीं से, क्योंकि इन्होंने भी क्या की थी, जनता के हितों की बात की थी। और लोकतंत्र भी किसकी बात करता है, जनता के हितों की ही बात करता है। इन्होंने ही सबसे पहले बात की गई कि जनता को ये कि हाथों में शक्ति होनी चाहिए कि वो आपके जो शासन है या शासक करने वाला है वो कैसे नीति का निर्माण करेगा, क्या कार्य करेगा, उस पर वो नियंत्रित कर सके।
यह हमें सिखाती है कि लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं है, साथ के साथ इन्होंने ये भी सिखाया कि जो लोकतंत्र होता है उसमें केवल बहुमत के निर्णय लिए जाएं ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का कार्य है कि वो जन कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करे। बल्कि लोकतंत्र का तो ये कार्य होता है कि जो जनता है उसकी भलाई के लिए कार्य किए जाए, नैतिक नीतियों का निर्माण किया जाए। आज भी सिद्धांत लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए प्रेरणा होता है और आज के समय में भी ये सिद्धांत है क्या लोकतांत्रिक रूप से प्रासंगिक होता सिद्ध होता है। तो यह आपका जो प्रश्न था रूसो का सामूहिक इच्छा का सिद्धांत और ये लोकतंत्र पे किस तरीके से लागू होता है, ये मैंने आपको करवा दिया। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।